हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये जो प्रश्न पत्र है ये पूर्व परीक्षा सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न पत्र है और इसकी डेट है 1 नवंबर 2018 को ये आयोजित हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, जिनका भी पेपर सेकंड हिंदी है यानी कि जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एग्जामिनर प्रश्न को बनाते हैं। एक चीज़ अब आपको और बता दूं कि रीट अब पात्रता परीक्षा हो गई है और जो थर्ड ग्रेड आएगी वो होगी भर्ती परीक्षा। और आपकी जानकारी के लिए फिर मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अब जो थर्ड ग्रेड आएगा उसमें आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोई भी है, हिंदी, अंग्रेज़ी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जो भी है, ठीक है, उसके अनुरूप आपके प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी तैयार करना पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा था, अब तक सब्जेक्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब सब्जेक्ट भी आपको तैयार करनी पड़ेगी और विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा 23 जुलाई और 24 जुलाई के बाद में। ठीक है, तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से तो आपके लिए अच्छा ये अवसर है कि साथ साथ आपकी रीड की भी सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। तो अब मैं शुरुआत कर लेती हूँ। पुराने प्रश्न पत्र को एक बार देख लेते हैं। सेकंड ग्रेड का है ये, देखो हिंदी का है, सब्जेक्ट हिंदी है। 2.5 घंटे का ये होगा। टाइम कितना मिलेगा? 2.5 घंटे। 150 प्रश्न है और अंक हैं 300, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के साथ। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चल देती हूँ। ये देखो 1/3 काटा जाएगा। ठीक है, गलत उत्तर होने पर। देख लेते हैं हिंदी का। प्रथम है ये देखिए अब। ठीक है, जूम करके ठीक दिख रहा है। इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है? कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है। तो उसने सुंदर चित्र बनाया, वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4, सबसे होशियार है, उत्तमावस्था। ठीक है, तो ठीक है, पहले का क्या हुआ? 4। सेकंड का देख लो, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया? अकर्मक, यानी कि नाचना है, अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है। द्विक्रमक क्रिया कहाँ प्रयुक्त हुई है? लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी, मैंने दुकान से फल खरीदे। तो देखो द्विक्रमक इसमें आ रहा है, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। ठीक है, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। देखो नहीं की बात की गई है, ये है ना, कभी कभी नहीं दिखता भी नहीं है, तो याद रखना नहीं की बात है तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, भूलना। कौन सी नहीं है? भूलना। निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है, तो अनगिनत में कोई क्रिया विशेषण नहीं है। छठा देख लो, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? व्याकरण मैं पूरी करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर। तो और वो भी मैंने किसी ऐसे ही बुक से नहीं ली है, रचना प्रबोध की बुक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें से पढ़ाया हुआ है और प्रश्न भी उन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, इसीलिए उस बुक को उठाया था। आप उस बुक को देखिए, बहुत बेहतर तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। देखो किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ चलूँगा। वह तो नहीं चलेगा, वह पढ़ाई कर रहा है। तो निपात का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं हुआ, चौथे में वह पढ़ाई कर रहा है। छठा हो गया। अब 7 देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है, तो इस वाक्य में जो समुच्चय बोधक शब्द है वो है ताकि। कौन सा है? ताकि। निम्नांकित में संकेतार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य बताना है इसमें।
वह कल जयपुर जाएगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। तो ये है संकेतार्थक वाक्य। कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तो 8वें का कौन सा हो गया? 2। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मोहन के जो दोस्त हैं सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य और विधेय को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा उसमें टॉपिक वाइज। तो देखो इसमें उद्देश्य का विस्तार है मोहन के दोस्त। मोहन उद्देश्य है और उद्देश्य का विस्तार है के दोस्त, मोहन के दोस्त। ठीक है। इनमें समास की सृष्टि, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है प्रत्यारोप कर्मधारय समास। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो अन्य 3 हैं ये सुमेलित हैं। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? सही नहीं है। देखो उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, नीति, नीति निपुण, नीति में निपुण, लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, विवाहतर, विवाह से इतर। तो जो सही नहीं है वो बताना है उत्तरोत्तर, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। 11वें का क्या हुआ? पहला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं 12वें की तरफ। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? योगी धन ईश योगेश, ठीक है, षट धन आनन षडानन, नवधन उड़ा नवोड़ा, वर्षा धन ऋतु वर्षतु। तो किस में नहीं हुई है? तो योगी धन ईश में नहीं हुई है। योगी धन ईश में नहीं हुई है, बाकी इन तीनों में सही संधि हुई है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं को ध्यान से देख लेना। तो किस में नहीं हुआ है अनुपसर्ग का प्रयोग? देखो अनुपयोगी और अनुदात में नहीं हुआ है, बाकी अनुवान, अन्वेक्षण, अनुभव, अन्वेक्षण, अनुभाव, अनुराग, इन सभी में हुआ है। आगे देखते हैं, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो नकटा में उपसर्ग नहीं है, नकटा। ठीक है, बाकी सभी में क्या है? उपसर्ग हैं। इनमें से किस शब्द में य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भारतीय में नहीं हुआ है य का प्रयोग, बाकी सभी में हुआ है। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, तो यायावर नहीं है, बाकी ये सभी हैं। ऋतु का पर्यायवाची है, ऋतु का पर्यायवाची है, तो वो है सिधा। ठीक है। सघन का विलोम है, सघन का है विरल। सघन का क्या है? विरल। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो किस में है? ये देखो सूरती विरति। ठीक है, इसमें है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंक से संबंध नहीं है? पंक से, तो कौन सा नहीं होगा? पंचक। कौन सा नहीं होगा? पंचक, बाकी सब हैं। इनमें से किस विकल्प में चपल चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो इसमें हो जाएगा चंचल और बिजली, चंचल और बिजली। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो कौन सा होगा? कुलांगार। कौन सा हो जाएगा? कुलंगार, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा है? ये देखिए मल्लयुद्ध, ये वाला हो जाएगा अशुद्ध, बाकी सभी शुद्ध हैं। इन सबको भी देख लीजिएगा एक बार, ये सभी क्या हैं? शुद्ध हैं, और जो अशुद्ध है वो मल्लयुद्ध। ठीक है। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? शब्द शुद्धि भी पूछी जाती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट होकर इन सब चीज़ों को देखिएगा। तो सभी जो शुद्ध हैं वो बताने हैं। तो क्या क्रियान्वयन शुद्ध है? गरिष्ठ, सिद्धस्थ, टिप्पणी, हितैषी, परस्थ, उद्दंड, सर्वोपरि। तो कौन सा आपको सही लग रहा है? बिल्कुल हितैषी और प्रशस्त। ठीक है।
अब चलते हैं 25वें की तरफ। 150 प्रश्न है। निम्नांकित में शुद्ध शब्द है, इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है तंदुरुस्त। कौन सा है? तंदुरुस्त। सूझबूझ नहीं होता, सूझबूझ लिखा हुआ ये। बावजूद होता है, बावजूद नहीं होता। मद्देनजर गलत लिखा हुआ है, तो तंदुरुस्त। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा इसमें? पढ़ के देख लो एक बार, है ना। तो कौन सा होगा अशुद्ध? नौजवानों युवकों को आगे जाना चाहिए। बच्चे छत पर खेल उछल कूद कर रहे हैं। शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें अशुद्ध? ये देखो, नौजवान युवकों। देखिए, नौजवान ही तो होते हैं युवक, तो ये दो दो बार लिखा गया है ना, तो ये अशुद्ध है, पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर बार बार आ रहे हैं ये। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। मुझे बहुत प्यास लगी है। महेश अनेक कलाओं में दक्ष है। इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। तो कौन सा अशुद्ध है इसमें? ये देखिए, पहला है इसमें अशुद्ध। अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? अत्यधिक गुस्सा आना, तो यानी कि खून खौलना, खून खौलना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के उत्तर निम्नांकित पदावतरण के आधार पर दिए गए हैं। ये देखो, सेकंड ग्रेड का है, याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। सारा जीवन नप चुका कहे जो वह दास्ता प्रचारक है। नर के विवेक का शत्रु मनुज की मेधा का संहारक है। जो कहें सोच मत स्वयं, बात जो कहूँ मानता चल उसको। नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कहे अराती प्रबल उसको। नर के स्वतंत्र चिंतन से जो डरता हृदय अविचारी है। बेड़ियां बुद्धि को जो देता जुल्मी है, अत्याचारी है। देख लेते हैं 29वां। देखो, अराती का अर्थ है, अराती का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें? अराती का अर्थ है शत्रु। ठीक है, देखो, उक्त पदावतरण का केंद्रीय भाव क्या है? अब इसका केंद्रीय भाव जो हमने पढ़कर निकाला है वो होगा सोचने विचारने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दास्ता का प्रचारक कौन है? दास्ता का प्रचारक कौन है? तो विकास की संभावनाएं नकारने वाला। ठीक है, ये जो अभी पैराग्राफ दिया गया था उसी से रिलेटेड है। स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है? स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है? तो मणि से दी गई है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, याद रखिएगा। देखो, अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा भामाशाह अलंकरण। ठीक है, भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका जो विषय होगा? बताइए, ये हो जाएगा शासकीय लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता। आप सभी लोग जानते हैं कि सेकंड ग्रेड में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पुस्तकें, ठीक है, जो चल रही हैं कक्षा 9 से 12 तक की, जो अब विद्यालयों में लगी हुई है, उनके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो वो आपको जो पाठ है वो भी एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उन्हीं से रिलेटेड है सब चीज़ें। युवाओं से निबंध किस शैली में लिखा गया है? युवाओं से निबंध कौन सी शैली से लिखा गया है? तो कौन सी शैली से लिखा गया है? संबोधन, संबोधन। ये सभी पाठ में से आए हुए हैं प्रश्न। ठीक है, पाठ में से आए हुए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लेना। पढ़ेंगे, पाठ भी पढ़ेंगे। देखो, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान।
कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे में निहित भाव है। इस दोहे में क्या है, कौन सा भाव है, तो परोपकार का भाव है। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है, तो कौन सी है, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी। आगे देखते हैं, दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है, तो वो है पन्ना। कौन है, पन्ना है। पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है, तो है हल्दी घाटी। ठीक है। राजिया रा सोरठा में राजिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हुआ है कवि के सेवक के लिए। आगे देख लेते हैं, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। इस काव्यांश में तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तंबू शब्द हमें बताना है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हुआ है बादलों के लिए। किसके लिए, बादलों के लिए। 43 देख लेते हैं। ये देखिए, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो किया गया है नाम और यश की लालसा का। नाम और यश की लालसा का। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र है। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र क्या है, हामिद। आपको याद होगा चिमटा, उसमें उसकी दादी भी थी, याद है आपको, चिमटा खरीदने जाता है वो। लोक संत दादू दयाल पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो कौन से संप्रदाय की स्थापना करते हैं, तो वो करते हैं परब्रह्म संप्रदाय की। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य होगा, तो वो होगा यह घटना प्रधान एकांकी है, तो ये क्या है, असत्य है। विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उद्घाटित करता है, तो ये करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 48 तक आ चुके हैं। ये देखो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, काव्य पंक्ति में जीर्ण पत्र से क्या अभिप्राय है, तो सड़ी गली परंपराएं। सड़ी गली परंपराएं। मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो ये वाला, इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है, तो ये वाला सही नहीं है। 50 तक देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, ऊही खाए बौराए जग इही पिए बौराई, तो ये पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, उक्त दोहे का अभिप्रेत अर्थ बताना है। इसमें कौन सा अर्थ है, तो देखो, धन दौलत पाने मात्र से आदमी बावला हो जाता है, इसका ये अर्थ है। चलिए 51 की तरफ। बाऊजी चतुर सिंह जी का संबंध किस राज परिवार से है, तो किससे है, मेवाड़ से। सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या की तुलना किससे की है, संध्या की तुलना की है सुंदर नारी से। ठीक है, 53 की तरफ बढ़ लेते हैं। पुरस्कार कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा, तो क्या मांगा, प्राण दंड। ठीक है। बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन को बचाने वाला है, तो इसमें कौन हो जाएगा बचाने वाला, तो वो है आनंदी बचाती हैं। ये सभी जो है लेसन्स हैं ये। एटम बम कहानी के रचनाकार हैं, इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो वो है अमृतलाल नागर। धरती धोरारी कविता में राजस्थान की धरती की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई है, स्वर्ग से की गई है। आगे देखते हैं। दुष्यंत कुमार ने गजल संग्रह का नाम क्या रखा, तो दुष्यंत कुमार ने रखा था साए में धूप। ताही अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, अर्थात कृष्ण गोपियों के इशारे पर नाचते हैं, तो इसका कारण क्या है, गोपियों का निश्चल प्रेम। चलिए 59 पर आ गए हैं। अग्नि की उड़ान
किस गद्य विधा की रचना है? अग्नि की उड़ान किस गद्य विधा की रचना है? तो वो है आत्मकथा, वो है आत्मकथा। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? तो वो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। मित्रता पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्ति जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है? तो कब सवार होगी? ये देखिए छात्रावस्था में। ठीक है, आगे चल देते हैं। निर्वासित कहानी के रचयिता है, निर्वासित कहानी के रचयिता है सूर्यबाला। भोर का तारा एकांकी का कथानक किसके शासन से संबंधित है? तो ये है स्कंदगुप्त की। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस छद्मवेश में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन पहुंचे? तो मौलवी, इसका क्या होगा? मौलवी। आगे देखते हैं 65। हाँ जी, ये देखिए, पेशोला की प्रतिध्वनि में वर्णित झील किस शहर में है? तो किस शहर में है? उदयपुर में। 30 कोटि संतान नग्नतन अर्धशोधित शोषित निरशस्त्र जन, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये ली गई है भारत माता, पंत की है ये कविता। पंतकृत भारत माता कविता में भारत भूमि के लिए इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो कौन सा प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो यह है सतत विलासिनी। किरण धेनुए कविता के अनुसार किरण रूपी गायों का समूह क्या चरता है? तो क्या चरता है? अंधकार चरता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है, तो क्या नहीं है? भौतिकवादी विचारधारा। द्विवेदी जी की शीर्ष पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है? तो किसको किया है? संसार में परिवर्तनशीलता को। ठीक है, 71 पे चल देते हैं। श्रीधर पडारकर के अनुसार भारत के महाशक्ति बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो वो है दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होना। आगे देखो, गाय करुणा की कविता है, गौरा पाठ के अनुसार यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो गोस्वामी तुलसीदास के। इंद्रजीम जंप पर बाड़व ज्यों अंब पर काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तो कौन है? भूषण है। आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो क्या संदेश देंगे? सुख दुख दोनों में मस्त रहने का। मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने की। मेरा नया बचपन 77 पे देखते हैं। ये देखो, जैनेन्द्र कृत बाजार दर्शन में किस बात पर बल दिया गया है? तो आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदने पर। शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर, खोखलेपन और दिखावटीपन को व्यक्त करने वाली रचना इनमें से कौन सी है? तो है तौलिए। लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब काव्य शास्त्र की तरफ आ गए हैं, तो बताइए कौन सा सही नहीं है? इसमें वाच्यार्थ में बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यह अन्य अर्थ रूढ़ि के प्रयोजन पर आधारित होता है और इस अन्य अर्थ लक्षणार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। ये वाला सही नहीं है, बाकी ये सभी सही हैं। इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? कौन से आचार्य हैं जो रीति को गुण आधारित मानते हैं? तो वामन है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। देखो, इसमें असत्य है माधुर्य गुण में टठठड़ से बने शब्दों का अधिक प्रयोग होना। चलिए आगे चल देते हैं 82 की तरफ। राजन देहु तरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है?
तो इसमें है दुष्क्रम तत्व। ठीक है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें इस काव्य पंक्ति में उपमेय को बताना है। किसको बताना है, उपमेय को। तो सभा है। सुन भीति पर चित्र, रंग नहीं तनु बीनू लिखा चितेरे। उक्त काव्य पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है, तो है विभावना। कौन सा अलंकार, विभावना। इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत् संबंधी उदाहरण सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है इसमें। तो देख लेते हैं। श्लेष जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना। रूपक अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। भ्रांति बान कहही सप्रेम एक एक पाही। राम लखन सखी होही की नाही। उत्प्रेक्षा फिरत विपिन नर्प देखू बराहू। जनु बन दुरेहू, सीसही ग्रसी राहू। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ये वाला नहीं है। सोरठा छंद के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखिए यह मात्रिक विषम छंद है, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, सही हैं। 87, ये देखिए, इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभाव का द्योतक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये देखिए कटाक्षपात। ठीक है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। तो इस काव्यांश में उद्दीपन विभाव है, उद्दीपन का विभाव बताना है हमें इसमें, तो है दीन दशा, दीन दशा। चलो, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर आ चुके हैं हम, लिटरेचर। चलिए, तो कौन सा सही नहीं है, देखिए ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध सामंत काल, हजारी प्रसाद का आदिकाल, बिल्कुल। विश्वनाथ का क्या, संधिकाल नहीं बताया था इन्होंने, तो ये वाला हो गया गलत। 89 का कौन सा है, फोर्थ है। इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है, कौन सी रचना वीर गाथात्मक है, तो है कीर्ति लता। कौन सा हो जाएगा, कीर्ति लता। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है, तो कौन से में नहीं है, वर्ण रत्नाकर जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है। निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पढ़ लेते हैं निर्गुण वाला। संतों ने समाज कल्याण का मार्ग भी अपनाया, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें हमें क्या बताना है, नहीं बताना है। संतों की भाषा जन सामान्य की भाषा है, बिल्कुल ठीक। संतों की भाषा कृत्रिमता विहीन और सहज है, बिल्कुल सही। संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना, बिल्कुल गलत बात है ये। तो हमारा इसका आंसर है चौथा। देखो 93, इनमें से किस विकल्प में कृति और कृतिकार सुमेलित नहीं है। कृति और उनके कृतिकार हैं, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये सभी सुमेलित हैं, ये वाला गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार हैं, तो कौन है इनके रचनाकार, दुल्हा। कौन है, दुल्हा। आगे चलते हैं। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई, तो किस वर्ष में हुई थी, 1868 में। चलिए, इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताना है। तो राम नरेश त्रिपाठी, विष्णुप्रिया, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं, सुमेलित हैं। 97, रचनाकार और रचना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं होगा इसमें, ये देखो अमरकांत कितने पाकिस्तान, ये वाला सही नहीं है। बाकी ये सभी आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही हैं। 98, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखो तीसरी हथेली राजी सेठ की है,
बिल्कुल है। गदल रांगे राघव की है, बिल्कुल। पूस की रात प्रेमचंद जी की है, बिल्कुल। लेकिन खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश की नहीं हैं, तो ये वाला सही नहीं होगा। 99 पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सी रचना को 2017 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया? देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रश्न को बोनस दिया गया था, ठीक है। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, याद रखिएगा। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए, तो कौन थे वो? गिलक्राइस्ट। कौन थे? गिलक्राइस्ट। इनमें से किस विकल्प में सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं? पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वे बतानी हैं, तो वे हैं ब्रज भाषा और खड़ी बोली। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया? तो किस नाम से किया था? वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। बहुत बार बनता है ये प्रश्न। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है? तो कौन सी है? बघेली है, बघेली। देखो आगे देख लेते हैं। सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। तो क्या हो जाएगा इसमें? बालकांड रामचरितमानस के यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? शिव जी का। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्तियां किसने किससे कही है? तो ये पंक्तियां किसने किससे कही हैं? कृष्ण कही हैं उद्धव से। कृष्ण कही हैं उद्धव से। गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पंक्ति में किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है? तो किस भाव की? माधुर्य भाव की। चलिए 107 107 पर पहुंच गए हैं। अजो तरयोना ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। इस दोहे में कवि का अभिप्रेत अर्थ है, तो क्या अर्थ है? सत्संग का महत्व बताना, ठीक है। ये देखो, विकम बरसा बीतिया गुण चौ चंद गुड़िस, विसहर तिथि गुरु जेठ, बदी समय पलटी सीस। वीर सतसई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो देखो, विक्रम संवत 1914 की सैनिक क्रांति की ओर। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूँ। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? तो यह कथन है युधिष्ठिर का। किसका है? युधिष्ठिर का। कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कामायनी के संबंध में सही नहीं है। इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है, ठीक है। 111 पर आ गए हैं। 111, कृत्य हुआ मैं तात, पधारो आप असाध्य वाणी में। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राजा का। यह कथन है राजा का। आचार्य शुल्क ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना है? तो किसे माना है? ये माना है कर्म सौंदर्य के उपासक को। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है। चलिए, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी वली गई, जित देखूं तित तू। उक्त साखी के अनुसार असाध्य का नाम जाप करने में भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ा? तो होगा अहम भाव का तिरोभाव। जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है। देखो, तो ये इसमें से कथन आपको बताना है कि कौन सा लक्ष्मी का नहीं है। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। तो कौन सा कथन नहीं है? मेरा किसी में मन नहीं लगता। तो पहला इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए 116 की तरफ। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण,
उसने कहा था कहानी में यह कथन किसका है। आपको बहुत अच्छे से बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये जो है प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे। तो वजीर सिंह का कथन है ये। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। एक और जिंदगी का मुख्य प्रतिपाद्य है तो वो है दाम्पत्य संबंधों का विघटन। परिंदे कहानी के अनुसार ललिता की निराश मनस्थिति का कारण है। तो क्या है? मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिस विधि में, तो यह है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। ये वाली जो शिक्षण विधि है ये मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। पूरी 25 की 25 शिक्षण विधियाँ मैं करा चुकी हूँ, 40 नंबर की है, ठीक है। तो ये शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है अब 119 से, याद रखिएगा, ये हम कर चुके हैं पहले। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। तो कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। कर चुके हैं, ये शिक्षण विधियों में से प्रश्न है ये सब चीज़ें। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, तो वो है दल शिक्षण विधि। चलिए, स्वगति, स्व मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है। तो कौन सी विधि है? तो वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि में होगा, तो इसका आंसर है समवाय शिक्षण विधि, ठीक है, एकता को स्पष्ट करने के लिए। व्यवहारिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो कौन सी हो गई है? तो ये हो गई है प्रत्यक्ष विधि। कंठस्थ कराने की बजाय कैसा होगा? भाषाई वातावरण होगा, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड। ये भी पढ़ लिया था बहुत अच्छे तरीके से। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? देखो, श्रुत लेखन, देखो, छात्रों में श्रवण एवं लेखन की समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन की गति में वृद्धि करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी क्या हैं? उद्देश्य हैं श्रुत लेख अभ्यास के। चलिए, 126 सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो है शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें। जो शिक्षण की जो समय अवधि है उसको तय नहीं करें। भाषा की नवीन भाषा, किसी भी भाषा की नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है। इस हेतु जो विधि सहायक है वह है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि 25 की 25 विधियां बहुत अच्छे से की गई है और उन्हीं में से प्रश्न बन रहे, देख लो अब आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है सही व्याख्या? तो आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। आगे देखो, भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। तो इसमें क्या होगा? देखो, अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वगति से सीखना, बिल्कुल बढ़िया। देखो, प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला भी पढ़ी थी हमने। अभ्यास को अधिक बल देने का अवसर प्राप्त करना, भाषार्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना। तो ये सभी क्या हैं? सही है भाषा प्रयोगशाला की दृष्टि से। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? फ्लैश कार्ड द्वारा। दृश्य श्रव्य उपकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दृश्य श्रव्य उपकरण विधि हमने पढ़ी थी, हमारी सबसे लास्ट विधि थी वो। तो देखो, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, ये सत्य नहीं है। शिक्षक का स्थान कोई नहीं ले सकता है, तो ये सत्य नहीं है। कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी। तो कौन सी विधि हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भाषा शिक्षण यंत्र विधि। शिक्षण में उच्चारण में एकरूपता। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है। कौन सी विधि में किया जाता है? याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, बड़ी सरल विधि है। क्या साहचर्य में किया जाएगा, वाचन में किया जाएगा, कहानी में, या ध्वनि साम्य में? तो देखो, किस में किया जाएगा? सहचर्य में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
मारिया मोंटेसरी। याद आया आप कुछ? चलो 134 तक आ गए हैं। आगमन विधि की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल। उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, बिल्कुल। सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई देती है, नहीं, विशेष से सामान्य की ओर जाती है, क्योंकि उदाहरण से नियम जा रहा है, तो विशेष से सामान्य होगी बजाय सामान्य से विशेष। ठीक है, कैसी होगी? विशेष से सामान्य। मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये तो हो गया गलत, क्योंकि मौन वाचन प्राथमिक वालों के लिए थोड़ी उपयोगी होती है, प्राथमिक स्तर वालों के लिए नहीं होती उपयोगी। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है, बिल्कुल एज इट इज अनुकरण कर दिया है, तो वो है अनुलेख। किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है, देखो उच्चारण में दोष आ रहा है, तो क्या हो सकता है? शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना और प्रयत्न लाघव दोनों। चलिए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है, तो सतत मूल्यांकन द्वारा रखा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, ठीक है। तो देखो, अ कंठ्य ध्वनि है, बिल्कुल है। आ दीर्घ स्वर है, हाँ जी है। ई मूल स्वर है, बिल्कुल। तो कौन सा नहीं है? ई संयुक्त स्वर नहीं है। ये भी हम कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें पहला या दूसरा लेसन है ये, उसमें कर चुके हैं ये। निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है, तो कौन सा होगा महाप्राण वर्ण? ये देखिए स, कौन सा होगा? स। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है, तो कौन सा हो जाएगा? श। श। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी क्या है? तत्सम। तो धृत और नवनीत, ये सभी क्या है? तत्सम। चलिए, निम्नांकित में तद्भव शब्द है, व्याकरण आ चुकी है, पूरी व्याकरण आएगी इसमें, नो डाउट। अच्छे से देखिए वीडियो को, 10 बार देखिए, ठीक है, अच्छे से, बस प्रश्न गलत मत करना। तद्भव है कंगन। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? विदेशी मूल के कौन से? मकान और दरवाज़ा, बाकी नहीं है, ये सभी विदेशी मूल के हैं। 145। निम्नलिखित में देशज शब्द है, तो देशज शब्द कौन सा है? तेंदुआ। तेंदुआ। निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए, तो विचार कीजिए। देखिए, भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय और कल्पना, ठीक है। इसमें क्या बताना है? संज्ञा शब्द बताना है। इसमें क्या बताएंगे? संज्ञा शब्द बताना है। तो बताइए इनमें से किस किस में संज्ञा है? क्या भयावह में है? नहीं, इसमें तो नहीं है। फिर किस में है? सौंदर्य में है, हाँ हाँ हाँ, इसमें तो है। दर्शनीय में है? दर्शनीय में भी नहीं है। कल्पना में तो है। तो किस में हो गई? ब और द में, ब और द, ये रहा। चलिए, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है भव्यता। भव्यता। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ? किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ? तो किस में हुआ? आप गांव से कब आए? आप गांव से कब आए? निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, किससे बनी है? विशेषण से। तो कौन सा हो जाएगा? नवीनता। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? संज्ञा से निर्मित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये अधिकाधिक। अधिकाधिक नहीं है, बाकी ये सभी हैं। तो यहाँ पर हमारे 150 के 150 प्रश्न हो चुके हैं। 150 प्रश्न, अंक 300, टोटल पेपर 500, ठीक है। बाकी 200 का क्या हुआ? पेपर 1। पेपर 1 कितने अंकों का होगा? 200 अंकों का, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे उसमें, टोटल हो जाएगा 500, ठीक है। 500 में से फिर आपकी मेरिट बन जाती है। चलिए, ये जो प्रश्न पत्र था ये पूर्व परीक्षा में आ चुका था 2018 में। अब 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप हो जाइए सब लोग तैयार, क्योंकि
आप माने या ना माने, थर्ड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी आपको अपना सब्जेक्ट मजबूत करना होगा, अपना सब्जेक्ट तैयार करना होगा। जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनका सब्जेक्ट जो है वो पकड़ बनेगी, फर्स्ट ग्रेड का कर रहे हैं उसमें पकड़ बनेगी, और रीट में थर्ड ग्रेड में भी आपको ये उतना ही प्रॉफिट देकर जाएगा। ये साल भर्तियों का साल है और आप ज़रूर इसमें सिलेक्शन लेंगे। तो मेरी गुड विशेस आप लोगों के सबके साथ में हैं। आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।